हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम कहानी जानेंगे। आज का जो किस्सा जानेंगे वो किस्सा है अन्ना आंदोलन का किस्सा। हम ये समझेंगे कि भारतीय राजनीति में अन्ना आंदोलन की अहमियत क्या थी, यह आंदोलन कैसे असफल रहा या सफल रहा, इसने भविष्य की संभावनाओं पर क्या असर डाला। अभी हाल फिलहाल में ही अन्ना आंदोलन के एक प्रमुख सदस्य रहे और देश के एक जाने माने वकील प्रशांत भूषण ने कहा है कि अन्ना आंदोलन के पीछे संघ परिवार यानी कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस है और बीजेपी का हाथ था। उन्होंने कहा कि 2011 में जब अन्ना आंदोलन या इंडिया अगेंस्ट करप्शन शुरू हुआ था तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन को पीछे से संघ परिवार मदद कर रहा था। हालांकि उस दौरान भी ये बहुत सारे लोगों ने ये बातें कही थी और उसके बाद भी कई सारे लोगों ने इस बात को कहा था, लेकिन ऐसा पहली बार है कि जबकि अन्ना आंदोलन के अपने एक सदस्य और एक महत्वपूर्ण अंग रहे प्रशांत भूषण जैसे व्यक्ति ने, जिन पे विश्वास किया जा सकता है, जो विश्वसनीय व्यक्ति हैं, उन्होंने ये बात कही है। साथ ही प्रशांत भूषण ने यह भी कहा है कि दरअसल अन्ना एक सीधे साधे व्यक्ति हैं, उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल को इस बात की पूरी पूरी जानकारी थी। और उन्होंने कहा भविष्य में जब अरविंद केजरीवाल राजनीति में आ गए और उसके बाद उन्होंने अपना असली रंग दिखाना शुरू किया तो इस वजह से जो पुराने उनके साथी थे, बहुत सारे लोग जो थे वो छोड़कर चले गए। तो आइए जानते हैं दोस्तों, आज की अन्ना आंदोलन का इतिहास क्या है, दरअसल क्या घटित हुआ था उस समय, क्यों घटित हुआ था और इसका परिणाम क्या निकला था। इसके साथ ही भविष्य की राजनीतिक संभावनाओं, जो भारत की राजनीतिक संभावनाएं हैं, उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। दोस्तों, ये बात है सन 2011 की, यानी कि आज के 9 साल पहले की। उस समय कांग्रेस जो है लगातार दूसरी बार सत्ता में आई थी। 2004 में पहली बार जब अटल बिहारी वाजपेयी को हराने के बाद, और फिर 2009 में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी को हराने के बाद जो कांग्रेस सरकार थी, गठबंधन की सरकार थी, वो सत्ता में थी। कांग्रेस सरकार पर अनेक आरोप लग रहे थे उस समय, भ्रष्टाचार के विभिन्न आरोप थे। इसके अलावा ये भी आरोप था कि जो मनमोहन सिंह जी थे, उनको दरअसल सोनिया गांधी गवर्न कर रही हैं, प्रधानमंत्री की हैसियत कम हो गई है, प्रधानमंत्री कुछ बोलते नहीं हैं, नीति और नेता दोनों जो है ढुलमुल बने हुए हैं, ढीले ढाले बने हुए हैं। इस चीज़ को लेकर के समाज में एक आम सहमति थी और लोग अपने अपने तरीकों से विरोध प्रकट कर रहे थे। उसी समय अरविंद केजरीवाल जो थे वो आईआरएस, जो इंडियन रेवेन्यू सर्विस है, उसकी नौकरी छोड़ करके और सूचना अधिकार के लिए कुछ दिनों तक काम करने के बाद दिल्ली में परिवर्तन नाम की एक एनजीओ चला रहे थे, जो 10 सालों से वो लगभग वहाँ पे चला रहे थे। लोग बताते हैं कि जो परिवर्तन एनजीओ थी उसमें शीला दीक्षित के जो बेटे हैं उनके साथ वो काम भी कर चुके थे। हालांकि ये बात बाद में लोगों को पता चली, शीला दीक्षित के बेटे ने खुद ये बात कही, तब जाके लोगों को पता चला। तो अरविंद केजरीवाल ने उस समय जब परिवर्तन संस्था चलाने के बाद, ये बात 2010 के अंतिम महीनों की है या 2011 के शुरुआती महीनों की है, इंडिया अगेंस्ट करप्शन में एक संस्था बनाया उन्होंने, इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम से। और इसमें देश के सभी बुद्धिजीवी और जो एक्टिविस्ट थे और जो तमाम जो कार्यकर्ता थे विभिन्न बैकग्राउंड के, उन सबको जोड़कर एक मंच पे वो लेकर आए। और उसके बाद उन्होंने जो जगह सरकार को विरोध करने की जगह जो चुनी वो दिल्ली थी। दिल्ली में आम सहमति से आम लोगों को साथ लेकर उन्होंने एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया और आंदोलन का चेहरा उन्होंने बनाया एक बूढ़े व्यक्ति को जिसका नाम अन्ना हजारे था, जो महाराष्ट्र के रहने वाले थे। और आंदोलन के लिए जो तकनीक अपनाई गई, जो टेक्निक यूज किया गया, वो गांधीयन टेक्निक थी। मैं यानी कि जो सत्य था, सत्याग्रह था, भूख हड़ताल थी, आमरण अनशन जैसी चीज़ें थी। तो ये जो चीज़ें थी ये 2011 में अगस्त में शुरू हुई। अगस्त क्रांति का नाम दिया गया। अन्ना हजारे बाकायदा वहाँ से आए, महाराष्ट्र से रालेगांव, सिद्धि उनका जो गांव है, वहाँ से वो दिल्ली आए और उन्होंने अनशन किया। और उस समय युवा वर्ग जो था, भारत एक युवा देश था उस समय और आज भी युवा देश है, उस समय युवाओं ने बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में हिस्सा लिया।
बीटेक के छात्र मुझे याद है, और उसके साथ आईआईटीज़ के छात्र, मेडिकल के छात्र, इसके अलावा जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं दिल्ली में और दिल्ली के बाहर, उन सभी के जो छात्र थे उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। टीवी और इंटरनेट अभी जस्ट नया नया आया ही था, भारत में ठीक से फैला था, शहरों तक फैला हुआ था, गांव तक तो ठीक से पहुंचा भी नहीं था अभी इंटरनेट। तो इसका भरपूर लाभ मिला अन्ना आंदोलन को, और देखते ही देखते ये आंदोलन तेजी से फैल गया। और आप इस बात को समझिए कि इस आंदोलन को एक व्यापक जन समर्थन मिला, जो कि जेपी के बाद, जो जेपी का आंदोलन था 1975 में, उसके बाद पहली बार किसी आंदोलन को इतना जन समर्थन हासिल हुआ था। सरकार सख्ते में आ गई, सरकार अंदर से हिल गई, और उस समय ऐसा जमाना नहीं था कि विरोध करने वाले को देशद्रोही कह दिया जाए या जेल में बंद कर दिया जाए। थोड़ी सी उदार व्यवस्था थी, इस वजह से आंदोलन चलता रहा। इसके साथ अन्य भी लोग जुड़ गए, जैसे कि रामदेव इत्यादि जो लोग थे, और बड़े बड़े कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, बड़े वकील, जो एक्टिविस्ट थे, वो भी जुड़ गए। और जुड़ते जुड़ते ये आंदोलन जो है गति पकड़ता चला गया। अब इस आंदोलन की जो सबसे बड़ी मांग थी वो क्या थी, ये समझिए। इस आंदोलन की मांग थी कि जो करप्शन को मुक्त करिए, करप्शन से भारत को आज़ाद करिए। इंडिया अगेंस्ट करप्शन उस संस्था का नाम था। और इनकी मांग थी कि एक लोकपाल बनाया जाए। जैसी संस्था है आज के समय में, मान लीजिए कि सीबीआई है, या और भी संस्थाएं जो हैं, जो स्वायत्त संस्थाएं, ऑटोनॉमस बॉडी हैं, ठीक वैसे ही एक संस्था का निर्माण किया जाए जिसे लोकपाल नाम दिया जाए। और लोकपाल के पास ये ऐसी ताकत हो कि वो किसी की भी जांच करे, इंडिपेंडेंट हो वो, और जांच करके वो किसी को भी, जैसे अगर वो गिल्टी पाता है, अपराधी पाता है, तो उसे जेल में डाले। उस समय अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, प्रशांत भूषण जैसे लोग जो थे, वो बड़ी बड़ी फाइलें लेके आते थे, रामदेव जैसे जो लोग थे, और बड़ी फाइलें लेकर वो कहते थे कि ये देखिए हमारे पास 3000 पन्ने का सबूत है। और केंद्रीय मंत्रियों की सूची जारी की जाती थी बाकायदा, पी चिदम्बरम जैसे लोगों की, कपिल सिब्बल साहब जैसे लोगों की, सलमान खुर्शीद जैसे लोगों की। उस समय जब प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति नहीं बने थे तो उनकी भी सूची जारी की गई थी बाकायदा। आपको अभी भी यूट्यूब पर ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी। और बताते थे लोग कि जो सरकार के मंत्री हैं उनमें से ज़्यादातर मंत्री करप्ट हैं, जैसे कि पेट्रोलियम मंत्री हैं, या फिर कोयला मंत्री हैं, या जितने भी मंत्रालय उस समय हुआ करते थे उसमें से ज़्यादातर मंत्री जो है वो करप्ट हैं। और ऐसी मांग की जाती थी कि तुरंत लोकपाल लाइए, और लोकपाल कैसे लाइए, जैसा हम बता रहे हैं वैसे लाइए। तो एक प्रेशर ग्रुप के रूप में, मतलब बाहर से जो संवैधानिक प्रक्रिया भी है कि भाई बाहर से एक समाज का वर्ग मांग करता है कि आप ऐसा कानून लेकर आइए। सरकार जो कि आंदोलन से डरी हुई थी, उन्होंने एक अपना अलग कानून लेके आया, जिसे अन्ना आंदोलन और अन्ना हजारे ने नकार दिया, और कहा गया कि ये लोकपाल नहीं है, दरअसल ये जोगपाल है। फिर आंदोलन चलता रहा। 1 साल बाद, ये बात है सन 2012 की, 1 साल बाद क्या हुआ कि आंदोलन चलता रहा, बाद में फिर स्थगित हुआ, फिर चलता रहा। 1 साल बाद जो अरविंद केजरीवाल कहते थे कि मैंने अपने बेटे की सौगंध खाई है कि कभी राजनीति में नहीं आऊँगा, वो कहते थे कि चुनावी राजनीति एक दलदल है, उसमें वो पूरे ज़िंदगी में कभी नहीं आएंगे। अन्ना आंदोलन जो कि जब चलता था तो उसमें राजनीतिक झंडे ले जाने पर पाबंदी थी। मुझे याद है कि एक बार उमा भारती अपना जो झंडा था वो लेकर गई थी, भारतीय जनता पार्टी का झंडा, और उन्हें वापस लौटा दिया गया था। इसके अलावा वरुण गांधी जो उस समय सांसद थे और बहुत युवा सांसद थे, वो भी गए थे, तो वो बिना झंडे के जाकर चुपचाप बैठे थे। तो उस समय क्या हुआ कि जो वादे किए गए, जो जो शुरुआती 2011 में वादे थे, उसमें से कई सारे वादे 2012 में टूट गए। अरविंद केजरीवाल जो कि कहते थे कि कभी राजनीति में नहीं आऊँगा, उन्होंने राजनीतिक पार्टी बना ली। फिर उन्होंने कहा कि राजनीतिक पार्टी में वो सीधे सीधे वैकल्पिक राजनीति करेंगे, यानी कि अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स करेंगे। और जैसी राजनीति आज के समय में कभी नहीं हुई है, भारतीय समाज में कभी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि जब वो टिकट का बंटवारा करेंगे तो आम लोगों से और अपने कार्यकर्ताओं से पूछकर करेंगे। उन्होंने कहा कि किसी पर भी किसी तरह का भी कोई आरोप हो यदि भ्रष्टाचार का, तो उस कैंडिडेट को वापस ले लेंगे, भले ही वो कैंडिडेट जीता हुआ हो या जीत सकता हो, उसे वो चुनाव नहीं लड़ाएंगे।
उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार का जिस पर भी आरोप होगा उसे कभी भी टिकट नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कभी भी जिंदगी में वो सरकारी सुविधाएं नहीं लेंगे। सरकारी जो गाड़ी होती है, जो सरकारी गाड़ी के ऊपर जो बत्ती, लाल बत्ती लगती है, उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। और ये सारी चीज़ें कहते हुए उन्होंने राजनीति में एंट्री ले ली और एक नए राजनीतिक पार्टी का निर्माण किया गया, जिसका नाम, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आम आदमी पार्टी या फिर आप रखा गया। पहला चुनाव अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने लड़ा और पहले चुनाव में उसे 28 सीटें मिली और बीजेपी को 32-33 सीटें मिली और कांग्रेस को 8 सीटें मिली और कुल 70 सीटें विधानसभा में हैं, दिल्ली विधानसभा में। यानी कि आपको मुख्यमंत्री बनने के लिए 36 सीटों की ज़रूरत होती है। तो कांग्रेस को जो 8 सीटें मिली थी, उस समय शीला दीक्षित जी चुनाव हार गई, सीधे सीधे उन्हें अरविंद केजरीवाल ने हराया था। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको बाहर से समर्थन देती हूं और आपने जो जो वादा किया है, हर एक विधानसभा के लिए अलग घोषणा पत्र आम आदमी पार्टी ने बनाया था, क्योंकि उनका मानना था कि पूरे दिल्ली के लिए एक घोषणा पत्र ठीक नहीं है। तो उन्होंने हर एक जो विधानसभा हुआ करता था उसके लिए अलग घोषणा पत्र बनाया था। तो उन्होंने कहा शीला दीक्षित ने कि आप जो है बाहर से समर्थन लीजिए और सरकार चलाइए और अपने वादे पूरे करके दिखाइए। ये बात है 2013 की। इसके बाद अरविंद केजरीवाल 49 दिनों तक पहली बार मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने कई सारे काम किए, जैसा कि उन्होंने वादा किया था। शुरुआत में वो मेट्रो से गए और जाके उन्होंने रामलीला मैदान में शपथ लिया और उनके जो मंत्री थे वो भी मेट्रो से गए। लेकिन 49 दिनों के बाद उन्होंने अचानक इस्तीफा दे दिया अरविंद केजरीवाल ने, और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कांग्रेस उन्हें काम नहीं करने दे रही है। इसके बाद जो है अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे देते हैं और वो 2014 में बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, नरेंद्र मोदी के खिलाफ सीधे सीधे चुनाव लड़ते हैं। फिर 2015 में दोबारा अरविंद केजरीवाल दिल्ली में चुन के आ जाते हैं और मुख्यमंत्री बन जाते हैं। ये जो 2011 से लेकर 2015 तक की पूरी प्रक्रिया है दोस्तों, वो दरअसल भारतीय राजनीति के सबसे बड़े झूठ, सबसे बड़े षड्यंत्र और सबसे बड़े धोखे की प्रक्रिया है। अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और एक जाने माने राजनेता हैं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 साल में अपने कही हुई हर एक बात को झूठा साबित कर दिया। 2015 के चुनाव में जमकर भ्रष्ट लोगों को टिकट दिया गया। जो पुराने लोग थे, जो अच्छे लोग थे, उन्हें निकाल दिया गया पार्टी से। इसके अलावा जो कार्यकर्ता थे, सामाजिक कार्यकर्ता प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, मयंक गांधी जैसे लोग, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। मेधा पाटेकर जैसे लोगों को, आशीष खेतान, आशुतोष जैसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। उस समय जब बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा था तो बहुत सारे लोगों ने अरविंद केजरीवाल का समर्थन किया पार्टी के अंदर। फिर बाद में उनसे भी उनकी लड़ाई हो गई, जैसे कि कुमार विश्वास। शायद उन्हें यह उम्मीद रही हो कि भविष्य में उन्हें कोई फायदा मिल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अन्ना हजारे के आंदोलन जो था, उसने भारतीय राजनीति में आंदोलन और विरोध की संभावनाओं को पूरी तरह से नष्ट किया। इसने यह सुनिश्चित किया कि अगले 20-25 साल तक कोई नया आंदोलन खड़ा नहीं होगा। इसने यह सुनिश्चित किया कि कोई व्यक्ति यदि खड़ा होकर कहता है कि आप हमारे साथ आइए, सरकार का विरोध करिए और बदले में मैं राजनीति नहीं करूंगा, मुझे चुनावी राजनीति में दिलचस्पी नहीं है, तो उसकी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसने यह सुनिश्चित किया कि 2 साल, 1 साल के अंदर जो व्यक्ति कह रहा है कि ज़िंदगी में कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, वो चुनाव लड़ता है। जो व्यक्ति ये कह रहा है कि मैं ज़िंदगी में कभी किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करूंगा, वो उसी पार्टी से गठबंधन करने को तैयार हो जाता है जिसके खिलाफ उसकी बुनियाद है, जिसके बुनियाद से वो पैदा हुआ है, कांग्रेस के खिलाफ। और आप जानते हैं कि आज आम आदमी पार्टी ठीक वैसी ही एक पार्टी है जैसी कि भारत की कोई अन्य पार्टी। तो अन्ना आंदोलन को अगर हम समझना चाहें, इसका निष्कर्ष समझना चाहें, तो इससे निकल कर क्या सामने आया। आज आम आदमी पार्टी एक ऐसी जगह ढूंढ रही है जो कांग्रेस के थोड़ा सा राइट में हो और भाजपा के थोड़ा सा लेफ्ट में हो, यानी कि सॉफ्ट हिंदुत्व वाली जगह है। यानी बहुसंख्यक, जो बहुसंख्यकवाद है, मेजोरिटेरियनिज्म है, उसके मुद्दे पे चुप रह जाना। जहाँ पे भी
उसे फ़ायदा मिले। जैसे कि आप जानते हैं कि 370 जैसी चीज़ें जो थी कश्मीर में, उस पर उन्होंने सरकार का समर्थन किया। आज जब भी कट्टरता की बात आती है, बहुसंख्यकवाद की बात आती है, वो लोग चुप हो जाते हैं। भ्रष्टाचार का मुद्दा गायब हो चुका है, लोकपाल का तो कुछ पता ही नहीं है। तो ये कहानी है, लेकिन इससे निकल कर क्या सामने आया? इससे निकल कर ये सामने आया कि दिल्ली में एक नया विकल्प पैदा हुआ। दिल्ली में एक नए तरह की राजनीति आई, नया व्यक्ति आया, नई पार्टी आई। और किसी भी समाज में पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है, जो राजनीतिक गतिविधि है, वो बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि वो बदलाव का एक बहुत प्रमुख माध्यम है। जब राजनीतिक गतिविधि नहीं चलेगी तो बदलाव होना मुश्किल हो जाएगा। तो जो आंदोलन की संस्कृति है, उसको अन्ना आंदोलन ने नष्ट किया। आंदोलन की संस्कृति को उसने नुकसान पहुंचाया, लेकिन साथ ही उसने एक नई राजनीति को जन्म भी दिया, एक नए राजनेता को जन्म दिया, जिसने कम से कम दिल्ली की राजनीति में कांग्रेस या बीजेपी से बेहतर काम करके दिखाया, जिसने हॉस्पिटल, स्कूलों पे कुछ काम किया। लेकिन उसने कभी भी वो काम नहीं किए जिसका कि उसने वादा किया था। तो दोस्तों, ये कहानी थी अन्ना आंदोलन की। ये कहानी थी अन्ना आंदोलन के सफल या असफल होने की। फैसला आपके हाथ में है कि आप उसे सफल माने या असफल माने। दोस्तों, कैसा लगा हमारा ऑडियो, ये पॉडकास्ट, आप ज़रूर बताइए। साथ ही हमें ये भी बताइए कि अगले पॉडकास्ट में आप किस घटना या किस व्यक्ति के बारे में सुनना चाहेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।